ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया डायनामिक्स वाला पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम होगा तो उसमें हमारा टेंशन कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। और उससे पहले फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रॉड रोटेट कर रहा होगा तो उसमें टेंशन हमारा किस तरीके से वेरी वगैरह करेगा, और फिर उस पे क्वेश्चन से किए थे। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के दिए जा सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मान लो कोई भी पाथ किसी भी टाइप का हो सकता है, तो बेसिकली उस पाथ को एक छोटे से सेक्टर की तरह मैं एज्यूम कर सकता हूँ। एक छोटा सा लेंथ एक सेक्टर की तरह एज्यूम कर सकता हूँ, और उसे मैं एक किसी भी सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ। अगर कोई भी एक सर्कल का पार्ट होगा तो सर्कल का रेडियस होता है। तो ये जो पार्ट होगा उस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा दिस। आर विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये जो कर्वेचर तुम्हें दिख रहा है ना, ये इतना सा कर्वेचर किसी एक पर्टिकुलर सर्कल का पार्ट माना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो सर्कल बनेगा छोटा, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख करके कंपेयर भी कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे ज्यादा होगा और कहाँ पे छोटा होगा। दोनों का मतलब सेम। अब अगर मुझे निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, कुछ वैल्यूज वगैरह दिए होंगे, तो उस तरीके से कैसे निकालेंगे। अब कोई भी देखो पार्टिकल जा रहा होता है तो वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, क्योंकि एक छोटा सा भी पार्ट होगा तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले इसके पास होगी वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। बराबर। तो हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से जो आर आएगा डेट विल बी वी स्क्वायर बाय ए। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें हमेशा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है, वेलोसिटी का कभी कंपोनेंट नहीं लेना है। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ऐसे है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ऐसे लेना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही मिले मुझे। ठीक है क्या? तो इधर से अगर ये एग्जांपल लिया, ये कॉस थीटा मिल गया है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलूंगा मैं, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा। यस बस। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है फंक्शन अगर मुझे गिवन हो, क्योंकि ये क्या है, एक कर्व है। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कर्व दे दिया जाए तो ये एक फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। और अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो इसका भी तो कर्वेचर निकाला जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन से कर्वेचर हम लोग निकालते हैं। तो एक और फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं, जनरली इस पे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d² y/dx²। ऐसा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल था, सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, जनरली ज्यादा टफ पूछा नहीं जाता है। यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये बॉल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिरेगा। तो पूछा जब वो इस लोकेशन पे था, जब वो इस लोकेशन पे था तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था। फाइंड आर एट ए, दूसरा एट बी। सॉल्व करो जल्दी से।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो इस जगह पे क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे वेलोसिटी देखना पड़ेगा। और एंगल अभी हम लोगों ने निकाला कि ये एंगल होगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन होगा ए परपेंडिकुलर, दैट विल बी जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जी कॉस थीटा लिख दिया। तो ये आंसर आ गया। और जब वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा तो उस समय तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही, विच इज कॉस थीटा। और जी तो परपेंडिकुलर है ही। तो यहाँ पे पुट कर लिया। तो ये हमारा बी आ गया। बराबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस पे क्वेश्चन करना चाहें तो हाँ, ठीक है, आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चीज हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में हमारा मोशन कैसा होगा? अभी तक मोशन जितने भी हो रहे थे वो सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहे थे। और अब मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा। तो तुम लोग को आई थिंक फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ डिराइव कर ही दिया होगा, है ना? तो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे चीजें करवाते जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला जो होता है इसमें वो ये कि रॉड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और ये हमारा एक्सिस है और इस जगह पे बॉल अटैच कर दिया, मास है। और रॉड का जो मास लिया है मैंने वो 0 है, मासलेस रॉड है जिसका लेंथ एल है। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर थीटा एंगल तक इसको पहुंचाना है तो बताओ मुझे इसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए या फिर कितना ओमेगा होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, अगर इसको 90 डिग्री तक रोटेट कराना है तो ओमेगा इसका कितना होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए तुम निकाल के बताओ। फाइंड ओमेगा इफ इट reaches to point B and point B is this। वर्टिकल से वो थीटा एंगल बना पा रहा है और ये है उसका पॉइंट बी। तो मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए? निकालो जल्दी से सभी कोई। तो हमें ओमेगा निकालना है, बराबर। और ये दो केस के लिए वैलिड है। अगर इस जगह पे एक स्ट्रिंग रहता और स्ट्रिंग के साथ अगर तुमने एम मास अटैच अटैच कर दिया होता तो ये दोनों केस के लिए सेम आंसर आएगा। तो हमेशा आंसर सेम ही रहेगा अगर स्ट्रिंग रहा या फिर रॉड रहा, हमेशा आंसर सेम रहेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है तो, ये हमेशा याद रखना। लेकिन जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होने लग जाएगा तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, रॉड के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। तो इस जगह पे ये हमारा रॉड है या फिर स्ट्रिंग है और इससे मास अटैच है। क्या अलग अलग से करना पड़ेगा सॉल्व, किस केस में? अगर वो थीटा 90 से ज्यादा तक मुझे पहुंचाने की जरूरत पड़ रही है तो तब मुझे दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर है। अभी समझ लेंगे, उसके एग्जाम्पल तो अभी लेने बाकी है। अभी थीटा तो लेस देन 90 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल सा बात पता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज एल, और ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, विच इज एल वन माइनस कॉस थीटा। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज होता है।
खास करके सर्कुलर मोशन में। तो ये हाइट h है, तो यहाँ पे इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गए, मतलब सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम, वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ओमेगा निकालने बोला, नहीं तो वी भी निकाल सकते। तो एम जी एच, मास मास कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 GH। तो वेलोसिटी अगर निकालने दिया होता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो यही होता, बस एच का वैल्यू भी पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2 GH का वैल्यू 1 - कॉस थीटा, लेकिन हमें ओमेगा बोला है, ओमेगा निकालने के लिए रूट अंडर ऑफ वी इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल से डिवाइड कर लो, तो 2G 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल, ये आंसर आएगा। अब अगर उसने पूछा है कि थीटा इज इक्वल टू 90 तक पहुंचाना है, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लो यहाँ पे, ओमेगा मिनिमम विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2G 1 - कॉस 90 कितना होता है, 0, डिवाइड बाय विच इज रूट अंडर ऑफ 2G/, तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2G। तो इसे याद रखना है, कोई भी अगर एक स्ट्रिंग हो और मास को अटैच कर दिया, तो 90 डिग्री तक इसको रोटेट कराने के लिए मिनिमम जो वेलोसिटी देना पड़ता है वो रूट अंडर ऑफ 2GL देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अब दो केस हो गया, अब एक रॉड के लिए हम लोग अलग करेंगे और एक स्ट्रिंग मतलब रस्सी के लिए अलग करेंगे। तो सबसे पहले रॉड के लिए कर लेते हैं। अगर मुझे इसको इस पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है इस रॉड को, ठीक है, तो पूछा गया फाइंड वी, ही मैं मांग लेता हूँ वी मिनिमम, कितनी वी होनी चाहिए, लेंथ एल है, मास एम है इसका, ये रॉड मासलेस है, फाइंड वी मिनिमम टू रीच इट टू द पॉइंट बी। सॉल्व करो आप सभी को, ये रॉड का केस है। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। दूसरा इसमें ये भी आ जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, ठीक है, जिसका रिजल्ट मुझे याद रखना होता है। तो ये रॉड का केस है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस जगह पे ये रॉड है और मास लगा हुआ है और इसको थीटा एंगल तक लेकर के जाना है, मास इस जगह तक है, तो कितना टोटल हाइट ऊपर लेके गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो मैं तो बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी तो जो था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जो तुमने यहाँ पे दिया था वो इक्वल्स टू एम जी एच के बराबर हो जाएगा। तो ये एल लेंथ और इतना सा पार्ट कितना होगा, एल कॉस थीटा। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, और हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2G L 1 + कॉस थीटा। ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी निकल के आ जाएगा आंसर। अब दूसरा पार्ट इसी में मैंने क्या पूछा था कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी है ताकि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन अगर करना है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, अब 0 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले में पुट कर लो, विच इज रूट अंडर ऑफ
2gl1 प्लस कॉस जीरो कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा √4 gl। काफी सिंपल क्वेश्चन, और इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। बराबर है क्या? हाँ सर। समझ में आया सबको? हाँ। तो अब चलो इस क्वेश्चन को भी करके बता दो जल्दी से सभी कोई, कि दो मासेस अटैच कर रखे हैं इस बार। एक रॉड है और इस जगह पे एक मास अटैच किया गया, और ये एक दूसरा मासलेस रॉड है और इस जगह पे भी मास अटैच किया गया, और इसके ऊपर रोटेशन कराया जा रहा है। तो फुल सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए? फाइंड ओमेगा मिनिमम फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, निकालो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे इसमें क्या निकालना है कि मिनिमम ओमेगा कितना देना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो फिर से वही बात कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो रॉड ऐसे है, मास इस जगह पे अटैच्ड है और मास इस जगह पे अटैच्ड है। जब फुल सर्कुलर मोशन कर जाएगा तो यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए तो भी काम बन जाएगा, बाकी काम तो रॉड कर देगा, इधर घुमा देगा इसको, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में अब कन्वर्ट होने हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी होगी v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2, और इस लेवल से देख रहे हैं। तो पहला वाला जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ऊपर गया, कितना लेंथ ऊपर गया 12, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, दैट विल बी m g इंटू एच। एच कितना हो जाएगा 12, और दूसरे के लिए एम जी एच कितना हो जाएगा 4l। और काइनेटिक एनर्जी अब कितना लिखूंगा मैं दोनों का, हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर। वी वन कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, प्लस हाफ एम, और वी टू कितना ओमेगा इंटू 12 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो ये कितना दिख रहा है 4 और 5 6, 12 gl। और इस तरफ कितना आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखना बस कोई मिस्टेक ना हो, हाँ सर तो हो निकाल जाएगा दिया। सही है क्या? पहले हाफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा। सही है सर। हाफ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? कुछ गलत है तो बता दो। सही कर रहे हो सही सर, है। सही है। सही है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हाँ तो वैसे ही सही रहता है, कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो जाएगा 5 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इधर से तुम्हें ओमेगा निकाल लेना है, इधर भी एल डाल दो। तो 12/5 g डिवाइडेड बाय एल का रूट अंडर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ सर। चलो कितने लोग के आए थे? हाँ हाँ सर सर मेरा आगे। आया था, यही आया था आए थे। 4+2। हाँ। हाँ गलत है। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग के केस में बोला गया कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मास को अटैच करके रखा गया, और ये इस जगह पे हिंज किया गया, मतलब कि सर्कुलर मोशन इसी के अबाउट कर सकता है। और ये है स्ट्रिंग जिसका लेंथ एल है, मासलेस तो ऐसे ही मानते हैं हम लोग। तो पूछा गया कि अगर इसको थीटा एंगल तक लेकर के आना है तो मुझे इस जगह पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए। फाइंड वी मिनिमम टू रीच इट टू द पोजीशन बी। सॉल्व करके बताओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, ये थीटा पे कितनी वेलोसिटी होगी, या फिर मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितना होना चाहिए ताकि ये बी तक पहुंच पाए। तो बेसिकली अगर तुम इसको इस तरीके से करोगे रॉड के तरीके से, तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि कभी भी तुम मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो मान करके आंसर नहीं निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि बी पॉइंट पे पहुंचाना है तो वहां पे जस्ट पहुंच के जीरो हो जाए, वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो वेलोसिटी होने का मतलब ये हो गया कि ये बॉल ऐसे गिर जाएगा, उससे पहले ये बॉल लूज होकर के कहीं और गिर जाएगा। तो पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हाँ सॉरी, पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा कि इसको फुल सर्कुलर मोशन कराने के लिए मुझे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी। जब तक ये फुल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा तब तक ये उस लोकेशन पे पहुंच ही नहीं सकता है। तो मुझे फुल सर्कुलर मोशन के जैसा एक वेलोसिटी देना पड़ता है। अगर तुमने पढ़ा होगा और निकाला होगा तो किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, रिवीजन चल रहा है तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस जगह पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए ताकि ये यहाँ पे जस्ट पहुंच जाए। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हम लोगों ने इसका वेलोसिटी जीरो नहीं बोला था, जबकि बोला था यहाँ टेंशन पे जी। टेंशन जीरो हो जाए तो काम चल जाएगा। और टेंशन जीरो करने के बाद फिर नीचे लग रहा है mg, और इस डायरेक्शन में v डैश है, तो वो प्रोवाइड कर लेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mg। तो हो जाएगा m v डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी निकाल लिया था रूट अंडर ऑफ जीएल। और फिर इन दो लोकेशन के बीच हमने एनर्जी कंजर्वेशन करा था। तो यहाँ पे v मिनिमम हमने निकाला था, डेट वाज रूट अंडर ऑफ, कितना निकाल लिया था, 5 जी। 5 जीएल। तो ये मिनिमम वेलोसिटी थी, मुझे मिनिमम देनी चाहिए ताकि ये फुल सर्कुलर मोशन कर पाए। तो इस क्वेश्चन पे तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ, इसके लिए बाद में करेंगे हम लोग। तो मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितनी देनी चाहिए ताकि ये फुल सर्कुलर मोशन कर ले, रूट अंडर ऑफ 5 जीएल। अब बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स की। पहला, अगर मैं वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 2 जीएल से कम दूंगा, ठीक है, और जीरो ऑफ कॉस्ट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, क्योंकि तुमने इस जगह पे टांग के रखा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 90। दूसरा, अगर तुमने वेलोसिटी जस्ट रूट अंडर ऑफ 2 जीएल के बराबर दिया है तो क्या करेगा ये, अभी भी सर्कुलर मोशन, लेकिन ये जस्ट हाफ सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, जस्ट एकदम 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब थर्ड केस में क्या करा तुमने, जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर ऑफ 5 जीएल और रूट अंडर ऑफ 2 जीएल से ज्यादा, लेकिन रूट अंडर ऑफ 5 जीएल से कम दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें अभी हम लोग समझेंगे। फोर्थ केस, अगर तुमने वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 5 जीएल या फिर 5 जीएल से ज्यादा डाला है, तो दोनों केस में क्या होगा, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में हमें ये पता चल रहा है कि तुमने इसको 90 डिग्री से ज्यादा तक पहुंचने के लिए तो वेलोसिटी दी है, जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा रस्सी खुद ही खुद लूज हो जाएगा, और रस्सी में टेंशन गया मतलब कि वो लूज हो गया, और लूज हो गया तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट। अब रस्सी इसको खींचेगा नहीं, ग्रेविटी और खींच लेगा। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे दो मोशन कंबाइंड होंगे, एक सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक एससी वर्मा का है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो वो तो मैं बाद में कराऊंगा, देखता हूँ टाइम मिला तो ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन करेगा। तो ध्यान दो, हमें वेलोसिटी अगर मिनिमम इतनी दी है इस रेंज में, तो पॉइंट बी तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इस पॉइंट इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए वो आराम से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम इतनी देनी है ताकि वो वहां पे पहुंच करके फिर लूज हो जाए, गिर जाए, फिर जो भी करना है करे। इसका मतलब कि वो बी पॉइंट तक पहुंचे सर्कुलर मोशन करते हुए, उसके बाद फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर ले। ये तो सही लग रहा है, समझ में आया क्या बात। हाँ तो मुझे वेलोसिटी कुछ इस रेंज में होनी चाहिए, विच इज रूट अंडर ऑफ 2 जीएल से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे ये चीज निकालना है तो सबसे पहले इस पॉइंट पे पहुंच करके रस्सी लूज हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे पहले रस्सी लूज नहीं होना चाहिए। तो टेंशन यहाँ पे जीरो हो जाए चलेगा, नीचे ग्रेविटी लग रहा है mg, ये अपना काम कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, विच विल बी mg
cos थीटा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v डैश। मैं जीरो नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, नहीं। तो mg cos थीटा विल बी इक्वल्स टू m v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। m से m कैंसिल आउट, v डैश कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ जी एल इंटू कॉस थीटा। ये ऐसा निकल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इन दो लोकेशंस में एनर्जी कंजर्वेशन करना है, इन दो लोकेशंस पे। तो कितना हो जाएगा, हाइट एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, और इस जगह का काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम बी डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पे जीरो। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल लोकेशन, बराबर। तो एम से एम कैंसिल आउट कर लो, और टू से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो। तो बी डैश का स्क्वायर जो कि ये है, पुट कर लेता हूँ, जी एल कॉस थीटा प्लस जी, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है एल और ये है एल कॉस थीटा। तो कॉमन ले सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, टू से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें टू आएगा और इसमें टू आएगा, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी स्क्वायर। आ गया हमारा आंसर। वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ कितना आया, जी एल कॉमन ले लो तो टू प्लस थ्री कॉस थीटा। ये हमारा आंसर आया था किसी का, हाँ ठीक है। ये हो गया आंसर। सर हाँ बोलो। सर स्ट्रिंग वहाँ बी पॉइंट पे लूज हो चुका है ना हाँ, सर वो जस्ट जस्ट टेंशन जीरो है। अच्छा सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि स्ट्रिंग कब जाके वापस से टाइट हो जाता है। ये टाइट नहीं होगा इसके बाद, तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये लेंथ घटता है। अब जो इस पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ये ऑलवेज घटने लगेगा, ये घटने लगेगा, ठीक है। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये लेंथ कांस्टेंट मेंटेन्ड होता है। तो ये टाइट तो कभी नहीं हो पाएगा अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो। समझ में आया। सर मतलब फुल रेंज प्रोजेक्टाइल का रेंज कवर करके बाद में वो फाइनल पॉइंट पे जाके वो स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ मतलब काइंड ऑफ तुम ऐसा बोलो ना, ये यहाँ पे ऐसे करके पहुंच जाएगा, और जब ये लेंथ कवर अप हो जाएगा तो फिर से टाइट हो जाएगा, हाँ ये बोल रहा है ना। हाँ हम्म, सर। फिर से हाँ। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर एस सी वर्मा का, होप सो तुम लोग कर पाओ। तो क्वेश्चन ऐसा है, एक मिनट। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा था, ये पार्टिकल, और ये एम मास लगा रखा है, ये लेंथ एल, और वेलोसिटी वी दिया गया। ये क्या हुआ, इधर से चलना स्टार्ट किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, और सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द velocity that
should be given such that the ball particle, क्या बोलूं इसे, इसे मैं बॉल बोल लेता हूँ, such that the ball hits the point B, B पॉइंट को हिट कर ले। ठीक है क्या? हाँ सर। सॉल्व करो। जनरली इसको हम लोग पेग बोलते हैं या फिर हिंज पॉइंट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये बनता है। और लेंथ एल दे रखा है, मास एम, और तो कुछ चाहिए नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर इसे इस जगह पे जाकर के स्ट्राइक करना है तो मैं मान सकता हूँ कि इसका दो तरह का मोशन हो रहा है या फिर दो पार्ट में मोशन हो रहा है। एक पहला तो ये आराम से सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इस जगह तक गया, और इस जगह पे जाने के बाद फिर ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ का जो मोशन हुआ इस जगह से इस जगह तक, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिर जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दो डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एक वेलोसिटी जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, बराबर। और ये कुछ भी हो सकता है, वी डैश एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स है, इस डायरेक्शन में वी वाई है, और क्योंकि अभी भी सर्कुलर मोशन जस्ट कर रहा था और यहाँ पे टेंशन जीरो जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने पाथ को छोड़ेगा नहीं। तो जैसे ही टेंशन जीरो करूंगा मैं, मुझे ये वी डैश पता चल जाएगा, बराबर है क्या। और ये एंगल क्योंकि वर्टिकल से थीटा दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया है, मैं मान लेता हूँ थीटा है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos थीटा। इसको मैं u एज्यूम कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए लिखने में आसान हो, u cos थीटा, u cos थीटा, एंड y डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा। क्योंकि वापस से इसको इसी जगह पे जाकर के गिरना है, वो इसी जगह पे गिरेगा जाकर के, तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, that y is equals to x tan theta minus of gx square divided by 2v square cos square theta। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे है, मैं इस जगह पे एक्स और वाई बना रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, बराबर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहाँ पे होगा हम लोग आराम से बता सकते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो इसका लोकेशन कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना लिखूं मैं, बोलो, माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, माइनस ऑफ एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब x का वैल्यू पुट कर लो, विच इज एल साइन थीटा, और क्या चीज है साथ में, टेन थीटा, टेन थीटा पुट कर लिया, माइनस g इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू फिर से एल साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। अब इस जगह की सर जो एक्स मान लीजिए वेलोसिटी सर, होगी, क्या बोल रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना। हाँ नहीं नहीं, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया। दिस इज आवर न्यू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर y एंड फॉर x।
ठीक है क्या? यस क्योंकि सर। मुझे बार बार नेगेटिव से डील करना था, एल करके। बेटर कि मैं, है ना, तुम चाहो तो माइनस भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस आएंगे तो उसको डील करना पड़ेगा। अब नीचे 2v² cos स्क्वायर थीटा, तो v कितना हो जाएगा? अगर लास्ट केस में हम लोगों ने टेंशन जीरो करके v निकाला होगा, ये फिर जो v डैश है जिसको मैं u बोल रहा हूँ, तो u कितना निकाला था? रूट अंडर ऑफ जीएल cos थीटा, याद है ना? हाँ टेंशन जीरो करके निकाला था, उसी को वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा GL cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे एल कैंसिल आउट, ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर, वी स्क्वायर था ना? हाँ तो रूट अंडर में था ना, निकला ना, यू भी हाँ तो रूट हाँ। अंडर में था, है ना? हम्म, और ये कितना बचेगा? 1/2, और क्या आएगा? सर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा। सर वो कॉस थीटा सही है? कैसे आया इक्वल टू साइन के बाद? किधर, ऊपर या सर नीचे? नीचे नीचे साइंस। अरे एक तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही था ना, और एक तुमने यूवी का सर वैल्यू पुट उसकी करा, बात नहीं विच कर इज रहा जीएल हूँ सर, एक स्टैंड थीटा में वो। एक्सटेंड थीटा। किधर है एक्सटेंड थीटा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस हाँ थीटा तो होगा। एक्स का, अपॉन कॉस थीटा। हाँ टेन थीटा का वैल्यू पुट कर लिया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन साइन दो बार मल्टीप्लाई हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे एक कॉस थीटा होगा, स्क्वायर नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, सिर्फ कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व कर सकता है? सॉल्व करके निकालो अगर कोई निकाल सकता है तो, या फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर। अगर निकालोगे तो इधर से तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा जो आएगा वो 2 आएगा निकल करके, हाँ सर। ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा √2। इससे क्या पता चला कि किस एंगल पे जाकर के लूज होना है ना? तो ये सर तुम्हारा अगर सर वैल्यू निकल गया क्या, फिर एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ बोलो। नहीं तो उसको उससे भी कर सकते थे ना, डी का कंपोनेंट ले सकते थे, डी cos थीटा डी sin थीटा, तो बेटा इससे भी टेन स्क्वायर थीटा 2 ही आता है। वो भी तुम कर सकते हो, वो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के जैसा ही काम हो गया। हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते कैसे हैं, वही एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में टाइम को मिला करके, है ना? तो तुमने इंडिविजुअल करके हाँ करा, बात एक ही है। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू √2। अब इस टेन थीटा इज इक्वल टू √2 से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v, इस लोकेशन पे वेलोसिटी u, और एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल वाला मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल कितना है? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये एंगल अगर थीटा बोला है मैंने, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, और ये L, ये हो जाएगा mgl, और चलो ब्रैकेट में डालता हूँ 1 + cos थीटा, ऐसा। m से m कैंसिल आउट, 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी ये जो है पुट कर लो, u का वैल्यू, u का वैल्यू कितना था? √GL cos थीटा। अगर तुम्हें टेन थीटा पता चल गया तो cos थीटा नहीं निकाल सकते हैं? हम्म, ये हमारा थीटा, ये है √2, एक मिनट, ये है √2, और ये है 1,
तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 3। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3। तो ये कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ GL/√3। अब स्क्वायर वगैरह कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ही काम करना है इसमें, ठीक है। तो पहले तुम इसको GL cos थीटा ही पुट करो, ताकि cos थीटा यहाँ पे भी एक बार तुम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओ। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा u² और ये GL cos थीटा प्लस GL, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि इक्वेशन तो वही आना है हमारा निकल करके। तो ये हो जाएगा 3GL प्लस 2GL, नहीं 3GL cos थीटा, और ये 2 हो जाएगा, 2GL ठीक है। का 2GL हाँ, अब इसमें थीटा का वैल्यू पुट कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। जैसे ये वैल्यू को पुट करोगे फिर तुम्हारा पूरा आंसर निकल के आएगा, ठीक है क्या। हाँ सर। हम्म ये काफी मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, काफी लेंदी और काफी बड़ा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एस सी वर्मा का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि एक ट्रैक दिया हुआ है कुछ ऐसा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और एक साइक्लिस्ट है जो कि आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, विच इज v। बोला गया दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट का रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है दैट इज r। तो पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिएक्शन provided by the ground। सॉल्व करो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है अब तक तो। यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वो दो लोकेशन से पास कर रहा होगा, ए एंड बी। जब वो ए लोकेशन से पास कर रहा होगा तो उस समय इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में होगी। तो क्वेश्चन क्या लिखूंगा मैं इस जगह पे, na बोल देता हूँ, mg माइनस ऑफ na इज इक्वल टू mv²/r। और जब वो इस लोकेशन से पास हो रहा होगा तो नॉर्मल अभी भी ऊपर लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा, लेकिन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, nb माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू mv²/r लिखूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है तो इस डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे जब था तो सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा था, इसलिए mg ज्यादा था। अब क्या करना है, तुम्हें na निकालना है और nb निकालना है दोनों जगह से, है ना। तो दोनों का डिफरेंस चाहिए, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ए वाला होगा या बी वाला होगा, बी वाला। बी वाला ज्यादा दिख रहा है ना। तो ऑफ कोर्स इन दोनों को क्या कर लेना चाहिए, मुझे ऐड कर लेना चाहिए, एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन बी माइनस ऑफ एन ए इज इक्वल टू 2mv²/r। तो बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा नॉर्मल या फिर रिएक्शन लग रहा होगा, और ए पॉइंट पे सबसे कम। और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है कुछ आर्क के फॉर्म में, और ये सेंटर से कुछ अलग अलग तरह के एंगल्स बना रहे हैं। ये इसका सेंटर, ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला गया कि अगर एक साइक्लिस्ट है जिसका मास m है और उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, तो वो मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए
ताकि वो ट्रैक से कांटेक्ट लूज ना करे, सच दैट इट मस्ट नॉट लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक। सॉल्व करो। कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर दे रखा है, सर्कुलर ट्रैक इस जगह पे और इस जगह पे जाके एंड हो जा रहा है, तो बोला गया कि ए से बी तक में कहीं पे भी वो कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक का रूट अंडर ऑफ जी आर आया, और किसी का कुछ आया क्या? सर 1 मिनट रुक देना। क्योंकि कांटेक्ट लूज नहीं करना है तो नॉर्मल तो बिल्कुल भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले इस जगह पे निकाल लेता हूँ। मान लेता हूँ अगर पॉइंट 1 पे रहे तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम v1 होनी चाहिए ताकि ये कांटेक्ट लूज ना करे। तो जस्ट कांटेक्ट लूज करने का क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल जस्ट जीरो हो जाए, और mg तो अभी भी नीचे लग रहा होगा, और ये एंगल है 53, तो ये भी एंगल होगा 53, इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos 53। और मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg cos 53 माइनस ऑफ n इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और क्योंकि नॉर्मल जस्ट जीरो हुआ है, मैं क्रिटिकल कंडीशन निकाल रहा हूँ, तो m से m गया तो हो जाएगा g cos 53 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय r। तो v1 कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ जी आर cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5। बोलो, 3/5। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे v2 निकाला होता तो v2 भी तो ये आता है रूट अंडर ऑफ जी आर cos 37। cos 37 का वैल्यू कितना है जी आर 4/5। तो ये बोल रहा है कि v2 यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है और यहाँ पे कम वेलोसिटी है, तो सेफ किस वेलोसिटी से चलना है, v1 या v2? ऑफ कोर्स v1 से, है ना। जितना कम रहे उतना ज्यादा सेफ रहेगा। अगर मैं v2 से चलता हूँ तो यहाँ पे तो पक्का कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे v1 से चलना चाहिए। सो दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी आंसर। आगे क्वेश्चन करते हैं। सर क्या रीजन है? बोलो, सर क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया क्या? सर नहीं, वो रीजन बताइए ना क्या था कि सर आपने एंड पॉइंट पे क्यों लिया, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस किस जगह पे कांटेक्ट लूज करने के हैं, लोकेशन ए पे या मतलब लोकेशन 1 पे या लोकेशन 2 पे? बाकी बीच लोकेशन बीच पे पे है। चांसेस हैं क्या? अगर मैं प्रूफ कर दूं कि 1 पे वो कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं पे भी लूज नहीं करेगा। अरे हाँ या ना? तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तुम्हें? हो नहीं सकता है समझ में आ जाए। क्वेश्चन बताता हूँ एक। ये एक कटोरा है, हेमिस्फेरिकल बॉल। समझते हो बॉल क्या होता है? हाँ सर। नहीं समझते? हाँ, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है और इसके ऊपर तुमने रख दिया कांचा, छोटा सा, एक छोटा सा बॉल, और इसको तुमने छोटी सी वेलोसिटी दे दी, एकदम छोटा सा हल्का सा नेग्लेक्ट वेलोसिटी काइंड ऑफ जीरो, और ये नीचे गिरने लग जाएगा। तुम क्या बोलोगे कि इस जगह पे वो कांटेक्ट लूज करने के ज्यादा चांसेस हैं या फिर इस जगह पे कांटेक्ट लूज करने के ज्यादा चांसेस है, 1 या 2 पे? 1 पे। 1 पे ऑफकोर्स। क्यों? क्योंकि ज्यादा एंगल होगा तो मुझे उतने कम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि ये कांटेक्ट में रहे। पुल पे जब चलते हैं तो हम लोग जब नीचे, कर्वेचर वहां पे चेंज नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा उसमें बोल सकता हूँ, और हमारी आइडियल वेलोसिटी भी चेंज होते रहती है यहाँ पे। लेकिन तुम्हें फील करना पड़ेगा कि ऐसे अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्लोप है, और सर्कुलर मोशन जब होता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है दो ही चीज प्रोवाइड कर सकता है, mg या फिर नॉर्मल। नॉर्मल तो और उल्टा अपोज कर रहा है, तो नॉर्मल से तो एक्सपेक्टेशन रखो मत, mg से रखना है। तो mg का कंपोनेंट ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा वेलोसिटी रख सकते हो, लेकिन mg का कंपोनेंट ही कम हुआ तो वेलोसिटी तो मुझे बहुत कम रखना पड़ेगा, बराबर। तो ये कंपोनेंट सबसे कम तुम्हारा सिर्फ इसी लोकेशन पे हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे चेक करने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर है क्या? यस।
चलो अब इस क्वेश्चन को कर लो। इस क्वेश्चन को तुमने क्लास में करा ही होगा कि मिनिमम अगर मैंने इसको जस्ट छोटा सा इम्पल्स दे करके छोड़ दिया तो ये हॉलोस्फीयर के साथ कब कांटेक्ट रिलीज करेगा, मतलब कितने एंगल पे जा करके ये कांटेक्ट लूज करेगा। फाइन थीटा। सॉल्व करा था क्या ये? चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर तुमने जस्ट इसको इस जगह से रिलीज किया है ना, तो ये यहाँ पे जाकर के कांटेक्ट लूज करेगा। सेम काम करना पड़ेगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा तो हो जाएगा तुम्हारा एम जी कॉस थीटा। और ये एम जी कॉस थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मान लेता हूँ कांटेक्ट लूज करने के टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। नॉर्मल तो ऑफकोर्स जीरो होना है क्योंकि कांटेक्ट लूज कर रहा है। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर, फिर इधर से तुम्हारा वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ आर जी कॉस थीटा निकल जाएगा। फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी में एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। तो ए और बी में एनर्जी जब कंजर्वेशन करते हैं तो कॉस थीटा 2/3 निकल के आता है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ये करके रखा होगा। दूसरा जो करना है इसमें कि अगर मैंने उसको वेलोसिटी कुछ ऐसा ट्रैक है और मैंने इसी लोकेशन पे जो वेलोसिटी दिया है, मतलब कि बॉल इस तरफ से यू से ही आ रही थी, तो अब ये नीचे जाएगा, है ना। तो बोलना है कितने एंगल पे जाकर के अब वो कांटेक्ट लूज करेगा, ये थीटा निकालना। समझ में आया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो भी पाथ है उसका। और ये मास है वगैरह जरूरत नहीं है, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है ऐसे। सॉल्व करो इसको। यू का वैल्यू मैं बाद में कुछ ना कुछ ले लूंगा, जैसे कि रूट अंडर ऑफ जी एल बाई 3 ले लूंगा, कुछ ऐसा वैल्यू ले लूंगा। तो सॉल्व करते हैं फिर। देखो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोसेस में करा। तो यहाँ पे आके अगर कांटेक्ट लूज करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ। तो v कितनी हो जाएगी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी और ये थीटा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और नॉर्मल इस डायरेक्शन में नॉर्मल हो गया जीरो। तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रूट अंडर ऑफ जी आर कॉस थीटा। जो चेंज आएगा वो इस जगह पे आएगा, लोकेशन ए और लोकेशन बी के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन करा। तो इस लोकेशन पे क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, एम जी एच। एच कितना है, आर इंटू 1 - कॉस थीटा। और इस लोकेशन पे क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, क्योंकि मैंने आइडियल जीरो यहीं पे मान लिया रेफरेंस। और काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर विच इज जी आर कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा हाँ सबको, सर। हाँ सर। है ना। तो एग्जैक्टली यही करना होता है। और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं इसमें, जिसमें कि तुम्हारे यू के वैल्यू को चेंज कराया जा सकता है। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में यू जीरो था क्या? हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यू जीरो था, तो तुम अगर यू जीरो कर लोगे तो एग्जैक्टली कि- ऊपर वाला आ हाँ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, ओके सर। हम्म। हम्म। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह देख इसको बोलते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स डेरिवेशन वगैरह कराना है या फिर आता है हर एक चीज, आता है तो फिर छोड़ देते हैं अपन। पहला चीज तो ऐसा है कि बैंक नहीं करा है मैंने। रोड पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, और ये कार है जिसका मास m है, और ये v वेलोसिटी से इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो F विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। मैक्सिमम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो इधर से जो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी ट्रैक पे मैं रख सकता हूँ वो कितना होगा, रूट अंडर ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर।
अगर इससे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी करूंगा तो ये जो कार है वो स्किड कर जाएगा। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है टॉपलिंग वाला, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन में जाके करेंगे, कि अगर ये कार हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है तो टॉपल नहीं करना चाहिए, तो फिर वेलोसिटी क्या होना चाहिए। इन दोनों के बीच में लेंथ दिया होता है, फिर नॉर्मल्स वगैरह तुम्हें निकालने होते हैं, फिर टॉपल करने के कंडीशन निकालने होते हैं, सेंटर ऑफ मास पे mg। तो टॉपल जो करेगा वो इसी पॉइंट के अबाउट करेगा, ऐसा, बराबर। तो इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें क्या करना होगा, नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा और एक नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा। तो इतने सारे फोर्सेस होंगे, उनका मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना होगा। एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है क्या, क्योंकि पॉइंट से पास कर रहा है नॉर्मल, तो उसका तो जीरो ही हो जाएगा, दूसरे वाला कांटेक्ट जस्ट लूज करेगा क्योंकि टॉपलिंग हो रहा है, तो वो नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा। तो मैं इतने सारी चीज ही देखने पड़ेंगे, बराबर। ये आरबीटी में देखेंगे अपन। ये था फर्स्ट जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग नहीं माना, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण से उसका रोटेशन माना। अब दूसरा केस ऐसा लेते हैं कि हमने रोड को बैंक कर दिया है, थीटा एंगल से बैंक कर दिया, और इसके ऊपर कोई भी जो भी है, बस है, ट्रक है, या फिर कार है, जो भी है, वो रोटेट कर रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा आर रेडियस में। इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, म्यू फर्स्ट केस जीरो। तो तुम अगर देखो अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल का ही कंपोनेंट जो होगा वो इसे प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा बना तो ये एंगल थीटा, तो इधर क्या आएगा, एन साइन थीटा, और इधर क्या मिलेगा, एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बना, हाँ और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, दोनों को डिवाइड कर लो, टेन थीटा आ जाएगा, विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर तुम्हें सेफ वेलोसिटी रखनी है ताकि वो स्किड ना करे, ऑफ कोर्स ये आइडियल केस नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो आर जी टेन थीटा हमारा होता है, ऐसा। सेकेंड केस में हम लोग फ्रिक्शन एज्यूम कर लेते हैं, और जब सेकेंड केस में फ्रिक्शन एज्यूम करते हैं तो फिर हमें दो बातें समझ में आती है कि फ्रिक्शन जो है वो अपने हिसाब से वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, और जब अगर वो वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, साथ ही साथ वो डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकता है। तो अगर ये कार बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा जाने की कोशिश करेगा तो। इसको नॉर्मल में मैंने दिखा दिया, नॉर्मल नहीं मतलब मान लो कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तभी इधर लगेगा, और जिस समय फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा तो इस ट्रैक पे चलने की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। दिस इज रेडियस आर, हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। और अगर वो बहुत ही स्लो चल रहा है तो स्किड करने की कोशिश करेगा, वो भी नीचे, और अगर कार नीचे आने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन जो है उस पे पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये जब मैक्सिमम लगा देगा फ्रिक्शन, तो उस समय ये जस्ट मैं ट्रैक पे ही रहूंगा, लेकिन हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, मिनिमम। तो इस कंडीशन से मैं मिनिमम वेलोसिटी निकालूंगा। ये सब एंगल थीटा वगैरह होता है ना। तो बेसिक सा मैं एक बना देता हूँ डायग्राम, और उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। नॉर्मल इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एम जी, और इस सभी का कंपोनेंट निकालेंगे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा ये थीटा थीटा, और ये भी थीटा। तो एक इस डायरेक्शन में सारा का सारा कंपोनेंट आ जाएगा, कितना, फ्रिक्शन का cos थीटा आएगा, और नॉर्मल का कितना आएगा, n sin थीटा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का
साइन थीटा आएगा और नॉर्मल का कॉस थीटा, बस। और अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखना। फर्स्ट क्या, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स निकल रहा है इधर से, वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और दूसरा इक्वेशन, ये और ये इक्वल है, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस ऑफ एफ होगा एफ साइन थीटा। मैं इसको इधर लेकर के आ जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस एफ साइन थीटा, माइनस ऑफ एफ साइन थीटा, ऐसा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, पुट कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इधर से मेरे पास वेलोसिटी निकल के आता है रूट अंडर ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये रिजल्ट निकल करके आता है मैक्सिमम। अब देखो, इतना बड़ा सा रिजल्ट मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ और तुम्हें उसे हमेशा याद रखना है। म्यू क्या होता है, टेन फाई, एंगल ऑफ रिपोज अगर तुम्हें याद हो, फ्रिक्शन वाला एंगल वो भी ले लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे टेन फाई पुट कर लो। देखो ध्यान से, ये टेन ए प्लस बी का इक्वेशन बन रहा है, हाँ हाँ या ना, है ना। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, रूट अंडर ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस फाई, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। और सेम वे में मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मिनिमम साइन को एक्सचेंज कर लो और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा माइनस ऑफ फाइव, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। हाँ सर। है ना, जो कि आर जी टेन थीटा के जैसा है। आर जी टेन थीटा निकाला था ना, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो आर जी टेन थीटा होता है वेलोसिटी। वो ये वेलोसिटी भी कुछ उसी के जैसा दिख रहा है, जिसमें फाई का वैल्यू तुम जीरो कर लो, है ना। हाँ फाई का सर। वैल्यू अगर मैं जीरो कर लूंगा तो ये क्या मिल गया मुझे, सेम सेम रिजल्ट, मतलब फ्रिक्शन जीरो कर दिया तुमने। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं और इससे आंसर निकाला जाए। इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से बोलते हैं ये वैल्यूज वगैरह दे दिया आंसर निकालो, तो बकवास क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स जानते ही हो गए हम लोग, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में तुम लोग को पहले पता तो होगा सूडो फोर्स क्या होता है ना। हाँ सर। सूडो फोर्स क्या होता है, ये फोर्स तब आता है जब हम एक ऐसे फ्रेम में हैं नॉन इनर्शियल जब एक्सोलेटेड, है ना, एक ऐसा फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि एक्सलरेट कर रहा है, एक्सलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जर्वर के कारण से मुझे उसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, एम ए। काइंड ऑफ यहाँ पे भी वैसा ही है, अगर कोई भी कार है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस में ऐसे करके, मान लो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v है, तो दो ऑब्जर्वर हो सकते हैं, एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है और एक ऑब्जर्वर जो कि इसके अंदर है, ऑब्जर्वर वन एंड ऑब्जर्वर टू, ये कार के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर पहले मैं ऑब्जर्वर वन के रेस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊंगा, तो मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि एफबीडी में हम लोग सूडो फोर्स को शो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो रफ वर्क होता है,
तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीडी में सूडो फोर्स डालेंगे। तो ऑब्जर्वर 1 के लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा फोर्स का वो कुछ ऐसा बनेगा कि इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। जब मैं ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में देखूंगा और बात करूंगा तो ऑब्जर्वर 2 कैसे फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में तो सबसे पहले सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, वी स्क्वायर बाय आर। तो इधर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज m वी स्क्वायर बार। मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। और दूसरा फोर्स जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है, और ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, तो एक्सेलरेशन कितना, 0। तो अब इक्वेशन आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। इस बात को अच्छे तरीके से समझना, दोनों के लिए आंसर सेम आना है लेकिन जो तरीका है हमारा करने का वो अलग है। और ऑब्जर्वर 1 बोल रहा है कि वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाय आर। तो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काफी ज्यादा यूज होता है, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही वर्क करता है। जैसे ही रोटेशन करने लग जाता है, स्पिन करता है, घर में है या नहीं, देखा है कभी, हाँ सर। देखा तो होगा ना, कपड़े डाला है कभी उसमें, यस। हाँ, नहीं डाला। ये कोई भी भीगा हुआ कपड़ा तुमने डाल दिया ऐसे ऐसे करके, और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखना सिलेंडर में छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जैसे ये स्पिन करता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण से होल से बाहर निकल जाता है। जितना ज्यादा ओमेगा होगा क्या उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा और इसको बाहर के डायरेक्शन में खींच के निकालेगा। तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तुमने देखा होगा कोई भी एक भीगा हुआ बॉल है और इस बॉल को स्पिन कराओ इस तरीके से, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, है ना, हाँ सर। है ना। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से वाटर मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोर्स लगते हैं जिसके कारण से वो बाहर निकल जाते हैं। और भी होता है, सेंट्रीफ्यूज वगैरह भी होता है। मटेरियल को हम लोग इससे फिर वो भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, डेंसिटी किसी के हिसाब से भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हम लोग एक और क्वेश्चन आता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, जिसमें रोटेशन करते हैं तो कर्वेचर निकालते हैं, वो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एक कर लेते हैं जो कि काफी बेसिक चीज है, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हमें सबको पता है कि अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, कितने से, ओमेगा से रोटेशन कर रहा है। और कोई भी पर्सन इस जगह पे है तो एंगल जो थीटा है वो वर्टिकल से भी लिया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल से भी लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन में देख लेना कि किस जगह से थीटा एंगल दिया हुआ है। अगर इस जगह से एंगल थीटा दे रखा है तो हम लोग मान सकते हैं कि ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये एम मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा विच विल बी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और स्मॉल आर कौन सा है, ये वाला स्मॉल आर। स्मॉल आर है कितना, आर कॉस थीटा, ठीक है क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, दिस इज आर कॉस थीटा। दूसरा, इस पे एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, ये आ गया। तो दो तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, एक तो रिजल्टेंट निकाल करके कर लो,
या फिर तुम इसको कंपोनेंट लेके कर लो। तो क्योंकि अभी बेसिक सा काम कर रहे हैं, कभी पूछा ही नहीं जाएगा तुमसे तो इतना मेहनत क्यों करना है। एम जी इस डायरेक्शन में, ओमेगा का कंपोनेंट ले लो, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो जो नेट जी फैक्टिव की बात करूंगा मैं, वो कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा नॉर्मल प्लस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि अभी इस जगह पे रेस्ट पे है। मैंने देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर लिया है, तो नेट फोर्स जीरो करूंगा। ऐसा नहीं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे फ्रेम में जा चुका हूँ जो कि एक्सेलरेटेड है, उसके हिसाब से मैंने काम करा। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और नॉर्मल जो है हमारा एम इंटू जी इफेक्टिव लिखा जाएगा। मुझे यही तो निकालना है कि अगर वो उस जगह पे वेइंग मशीन के ऊपर होगा तो कितना जी इफेक्टिव या फिर वेट उसको शो करेगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा तुम्हें इफेक्टिव वेट शो कर देगा, लेकिन जी इफेक्टिव निकालना है तो ये काम करना पड़ेगा। सो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो काफी बेसिक सा डेरिवेशन है, और एक रिजल्टेंट निकाल के करते हैं। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों का बीच का एंगल निकल जाएगा, विच इज पाई माइनस ऑफ थीटा। और फिर वही फॉर्मूला लगा दो, डेट एन वन एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, और पुट करके फिर सॉल्व कर लो, फिर कुछ चीजें नेग्लेक्ट करना, फिर आंसर आ जाएगा। अब तो काम का भी नहीं है तुम्हारे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा इस सर्कुलर मोशन तो राइट। क्वेश्चन हट गया है ना, और ये जेई में तो आने से रहा, जेई में आएगा तो बस ये वाला फॉर्मूला आ सकता है। इक्वेटर और पोल पे ये सभी कोई बार बार मैं क्या ही बताऊं। पोल पे क्या किसमें हो आता जाएगा है बोलो, क्वेश्चन, पोल किसमें पे आता है थीटा कितना हो जाएगा, 90। 9। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी के बराबर। और अगर मैं इक्वेटर पे हूं तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, ये बराबर है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आदमी वेइंग मशीन लेकर के जाए पोल पे और वेइंग मशीन इक्वेटर पे रखे, तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे शो करेगा, पोल पे। पोल पे। बेसिक चीज है ना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सर्कुलर मोशन। इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्वेश्चन करते हैं। मुझे याद नहीं कि रोडोव का या एससीवी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफी सर अच्छा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ओमेगा कैसे, क्या बोल रहे हो, फर्स्ट किस वाले क्वेश्चन डायरेक्शन, हाँ किस डायरेक्शन में सर, एक बार दिखाइए ना। ऊपर, हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन, उसके पहले क्वेश्चन में। और ऊपर करने की बोल रहे हो क्या, हाँ बस बस सर ये, हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक डिस्क है, और डिस्क जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और इस जगह पे एक ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव समझते हो क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा है कुछ इस टाइप का, दिस इज ग्रूव। समझ पा हाँ रहे हो सर। आप ग्रूव का मतलब। हाँ। हाँ तो इस ग्रूव में मैंने क्या कर दिया, एक बॉल को प्लेस करा, छोटा सा बॉल को प्लेस करा, एम मास को। तो ये क्या करेगा, तेजी से बाहर निकलेगा, बराबर है क्या।
तो इसको मैंने किस जगह पे प्लेस किया? इसको प्लेस किया मैंने, मान लो कि L/2 पे ही प्लेस किया। चलो, तो पूछा गया कि जब ये ग्रुप से बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द डिस्क। और डिस्क जो है यूनिफॉर्मली ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट, और ये रेडियस r दे रखा है। फ्रिक्शनलेस एज्यूम करना है, म्यू का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शनलेस एज्यूम करना है। ये r/2 कर लो इसको, कैपिटल r/2। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहला चीज कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना। क्यों मूव करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, अच्छा फोर्स बोला है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r होगा। अब अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या r कांस्टेंट है क्या? नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा r का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो डेट मीन्स दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि अभी ये बॉल एक्स डिस्टेंस पे है और इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, इतना एक्सेलरेशन होगा। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन को मुझे अब लिखना चाहिए v dv/dx इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है। और फिर v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? जब जीरो वेलोसिटी थी, और जब वो बाहर निकलने लग जाएगा तो v मान लेता हूँ, और जब लेंथ r/2 पे था, और जब वो r पे रहेगा उस समय, तो इसका इंटीग्रेशन v²/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो r स्क्वायर माइनस r²/4, ये कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल आउट, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3/2 ओमेगा r। सही है क्या? देख लो एक बार, अगर सही किया है तो। √3/4 ओमेगा और r, ये आ गया। अब जब ये रोटेशन करते हुए बाहर निकलेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और ये वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में भी होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? ओमेगा आर। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सो नेट वेलोसिटी विल बी, ये क्या निकला है हमारा? रेडियल, √रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, विच इज √3 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। कितना आ गया? √7 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा इसका। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बोल दिया जाएगा कि कितने हाइट से इसको रिलीज करा जाए, इस बॉल को, ताकि एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। इसका रेडियस आर निकाल सकते हैं क्या? फ्रिक्शनलेस सरफेस कितना आ जाएगा बोलो? फाइव अरे आर आएगा। बाई टू 2.5 हाँ हाँ, तो सिंपल सा बात है, इस जगह पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 g r होनी चाहिए। वो सर्कुलर मोशन करने का ये कंडीशन होता है, और इतनी वेलोसिटी चाहिए तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, m से m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2gh, और वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो 5 gr
जी से जी कैंसिल आउट, तो एच कितना हो जाएगा 5r/2। ये आंसर आ गया हमारा। और भी बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इस जगह पे एक छोटा सा पिन डाल दिया है और इसके बीच का डिस्टेंस है L/2, और इस जगह से बॉल को रिलीज किया गया। तो बॉल को रिलीज किया गया तो पूछा गया है कि मैक्सिमम एंगल विद द वर्टिकल कितना बनेगा। मैक्सिमम एंगल विथ वर्टिकल कितना बनेगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड की बात नहीं हो रही है, राइट साइड में। निकाल सकते हैं ये सब चीजें? बोलो, जल्दी से बताओ क्या आ रहा आंसर। सर क्वेश्चन का सिचुएशन एक बार बताइए ना। हाँ, सर क्या बोल रहा है मतलब क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हाँ सर। बोला गया कि अगर इसको इस जगह से रिलीज किया गया और इस जगह पे कील ठोका गया है ना, तो वो कितने एंगल तक जाएगा, क्योंकि रस्सी जब इस जगह पे आएगी तो रिवॉल्यूशन तो इसके अबाउट होने लगेगा। तो ये मैक्सिमम कितना एंगल तक जाएगा, या फुल सर्कुलर मोशन कर लेगा, Gravity. है ना। हमें ये पता नहीं है, हमें ये देखना है, चेक करना है। तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कर लो, इस जगह पे वेलोसिटी निकाल लो। इस जगह पे वेलोसिटी कितनी आती है, √2gl। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका रेडियस r मैं एज्यूम कर लूंगा, और r होगा कितना, L/2। तो l का वैल्यू कितना पुट करना होगा, 2r। तो वेलोसिटी कितना आ गया, √2l की जगह पे पुट करेंगे 2r, √4gr। ये √4gr जो आया, ये स्ट्रिंग है, रॉड नहीं है। तो स्ट्रिंग के केस में √4gr होगा, वो कहाँ तक पहुंच पाएगा, दो पार्ट में होगा, एक सर्कुलर मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्ट में जाएगा। तो एंगल कितना बनाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो और निकाल लो, या फिर थीटा से निकाल सकते हो, है ना। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। ये सब तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। टेंशन जहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे तुमने वेलोसिटी दिया है, ठीक है क्या। ये इस तरह से निकाल लेना। दो काम, एक सेंट्रिपिटल फोर्स वाला और एक एनर्जी कंजर्वेशन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर बंद। तो एक चेन है, सर्कुलर चेन, उसको इस तरीके से रखा गया और इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से रोटेट कराया गया। तो पूछा गया चेन में टेंशन कितना होगा। फाइंड द टेंशन इन चेन। इसका रेडियस r है। ये जो मोशन हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और पूरा चेन का मास अगर मानना है तो m मान लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सॉल्व करें इसको। ये क्वेश्चन तुम्हें ना काफी जगह मिलेगा, मतलब काफी चैप्टर्स में, इवन साउंड वेव में भी, एस सी वर्मा के भी क्वेश्चन में दे रखा है इसके कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग वेव में भी आ जाता है तुम्हारा, और सरफेस टेंशन में भी, इलेक्ट्रोस्टैट में, बहुत जगह पे आ जाता है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक वो रस्सी दिया गया है, चेन दिया गया है, कुछ भी अज्यूम कर लो, उसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। कितना, d θ एंगल ले रहा हूँ, तो लेंथ कितना होगा, ds होगा। और उसी छोटे पार्ट को जितना छोटा जूम कर सकते हो मान लो, उसी छोटे पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। ये ऐसा होगा और ये डी थीटा होगा, ये ऐसा। तो टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और मैं मान सकता हूँ कि इतना सा जो छोटा सा डीएम मास होगा वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, वो कौन देगा, टेंशन देगा। तो इधर टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा, इसको पहले तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये एंगल हो जाएगा d θ/2।
तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2। तो ये भी एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का कंपोनेंट कितना आया, टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया टी साइन डी थीटा बाई 2। सेम वे में बोल सकता हूँ कि टेंशन का कंपोनेंट इधर भी टी साइन डी थीटा बाई 2 होगा। इधर कितना होगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2 होगा। और इधर भी कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये अब ये जो फोर्सेस लग रहा है इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहो तो तुम डाल दो, विच विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या ये इन दोनों के बराबर होगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ds, और ds कितना होगा आर डी थीटा, लैम्डा कितना होगा m बाय टोटल लेंथ विच इज 2 पाई आर, आर डी थीटा। आर आर कैंसिल आउट कर लो, m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, दिस इज dm। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? अब अगर थीटा काफी ज्यादा छोटा हो तो साइन थीटा को हम लोग क्या अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू dm का वैल्यू m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डी थीटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टेंशन कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है क्या, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रस्सी में टेंशन आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।